नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आरक्षण को खत्म करने वाली कांग्रेस की सोच की, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के सोच की। अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं पर वार किया। 2024 के चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो बीजेपी को 246 सीटें भी नहीं मिलती। बीजेपी और संघ पर हमला करते करते राहुल गांधी ने भारत की सरकार और भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया, वो भी विदेश की धरती से। राहुल गांधी ने अंग्रेजों की तरह भारत की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए विदेश के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। 1984 के दंगे के मुजरिमों को सांसद और विधायक बनाने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की नहीं है कि वहां सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने दिया जाए या नहीं, और उन्हें गुरुद्वारे में जाने दिया जाए या नहीं, इस बात की लड़ाई भारत में हो रही है। और उनके मुताबिक जो है, भारत में सिखों को यह अधिकार नहीं है, उन्हें डर लगता है यहां जाने में। ये बातें विदेश में भारत की छवि खराब करने वाली है। आरक्षण खत्म करने के बाबत जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समानता आने के बाद आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल के इस आरक्षण खत्म करने की बात का मायावती ने तत्काल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके विरोध किया। सिख समाज के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी पर सिख समाज ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के बहाने लगभग हर उस मुद्दे को भारत पर, हर उस मुद्दे को छुआ, हर उस मुद्दे पर हमला किया जो वो भारत में रहकर उठाते रहते थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी अमेरिका की धरती से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान से भारत के लिए विदेश में नफरत फैला रहे हैं, और यह सब कर रहे हैं अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के सपने के भारत में आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने के लिए क्या सभी मुद्दों पर तो बात की, लेकिन यूसीसी पर बात करने से वो क्यों बचते दिखे। सिख समुदाय के बारे में भ्रम फैलाकर क्या राहुल गांधी ने भारत की पगड़ी को विदेश में उछाल दी है। क्या यह सिख समुदाय का अपमान है। क्या विदेश की धरती से अपने देश के खिलाफ कुछ भी बोलने की आजादी है लीडर ऑफ अपोजिशन को। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को सुनेंगे, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लगातार हमलावर हैं, हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के वो भारत में विपक्ष पे, सरकार पे, मोदी पे और बीजेपी पे हमलावर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से जो प्रतिक्रियाएं भारत में आई है, वो प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। पहले क्या कहा बीजेपी के नेताओं ने, क्या कहा शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने, क्या कहा उसको भी सुनते हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से डिफेंड किया उसे भी सुनते हैं। एक बार देखते हैं प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ है, कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं, कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है। भाई, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से आई बीन वेयरिंग अ टर्बन, आई बीन वेयरिंग अ कड़ा। आई हैव नेवर come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a कड़ा। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है कि वो देश के बाहर जाकर के देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। वो भी भारत की संसद का हिस्सा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत की संसद में। तो जितनी जिम्मेदारी देश की सरकार की भारत की छवि को विश्व स्तर पर बनाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की भी बनती है। वो इस बात को भूल जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर भारतीयता है ही नहीं। राहुल गांधी जी कहीं से आपको दिखते हैं कि उनमें कहीं से देशभक्ति है? राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है।
राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बिहार केंद्र की सरकार की आलोचना करते हैं, यहाँ आते हैं, उनका अपना एजेंडा है, तो बोलते हैं क्या, कहीं से शुरू करेंगे कहीं अंत करेंगे, तो वो अभी सीख रहे हैं। मैच्योरिटी का उनमें अभाव है, परिपक्वता का अभाव है, और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। ये बहुत दुख का विषय है कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, और इसके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए कम है। जी चलिए। मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं असुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए, और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, तो पूरा विश्व ये बात जानता है, और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच होता है। आरएसएस, बीजेपी दोनों मिलके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, और धार्मिक उन्माद फैला रहा है। इसमें जो राहुल गांधी ने कहा है वो यथार्थ है, सच्चाई है। एक चीज समझ ले लो, भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो। आपको क्या नैतिक आधार है या अधिकार है कि आप इस मुद्दे पे बोल सकें? आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने जो कुछ सिखों के साथ किया है वो तो आज तक कभी हिंदुस्तान में या दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। हमारे सबसे पवित्र स्थान दरबार साहब पर टैंकों तोपों के साथ आपकी पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने आर्मी भेज के टैंकों तोपों के साथ हमला किया गया। तो जिस पार्टी के नेता पे सिखों पर हमला करने के आरोप हैं, 84 के दंगों के आरोप हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, कड़े पहनने में दिक्कत हो रही है। करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। तीनों मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। हिम्मत यादव जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। अनिल गर्ग जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। जुड़े तीनों मेहमानों का स्वागत है। और हिम्मत यादव जी से मैं जो है चर्चा की शुरुआत करूँगा। अगर हिम्मत यादव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हिम्मत यादव जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं अमेरिका में जा करके, आप लोग भी सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, या जो बातें कह रहे हैं उस बातों को जो जिस जगह से कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है? हिम्मत यादव जी, क्या आपकी आवाज़, हिम्मत यादव जी आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही। आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को, शायद आपका मोबाइल म्यूट है। जी जी जी, आ रही है आवाज़ जी। कहना चाहता हूँ आपका ईयरफोन शायद लगता है कुछ, हिम्मत यादव जी आपका खराब, उसको आप निकाल दीजिए फ़ोन से, तो शायद वो सही आवाज़ जाए आपको। जी जी, बोल सकते हैं आप। जिस प्रकार से इस देश के जननायक उभरे, आज इन चरण चुंबक और चिंटू जिस प्रकार के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं राहुल जी की बात को तोड़ मरोड़ कर, इस बात से साबित हो चुका है कि देश के वो जननायक नेता के रूप में उभरे हैं। जिस प्रकार का भरसक प्रयास इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का जो प्रोपेगेंडा और मीडिया के थ्रू, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पप्पू बनाने की जो कोशिश की गई थी, आज उस कोशिश के अंदर ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े जननायक नेता है, और उनकी देशभक्ति पर ये चरण चिंटू लोग जो सवाल उठाते हैं, जिस परिवार के अंदर कई लोगों ने
जेल के अंदर जो है अपना जीवन। देखिए, मैं पप्पू वाली बात पे डिस्कशन नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने उठा दी कि जो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे उसको तो आपकी पार्टी ने अपने में रख लिया। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने सबसे पहले पप्पू कहा था, तो उसे तो आपने अपनी पार्टी में रखा, उससे टिकट लड़वाया। अब दूसरी बार जो पप्पू वाली बात मीडिया में लाया वो सैम पित्रोदा ने लाया, किसी ने तो कुछ कहा नहीं था। तो पप्पू वाली बात पे चर्चा ना करें, हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पप्पू पे चर्चा ना देखिए करें। मुकेश जी, हाँ, देखिए मुकेश जी, ये कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम किसी से विचारों से मतभेद रखते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही है कि मेरा मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, हमारे विचार मतभेद हैं, हमारे विचारों के अंदर मतभेद हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं। हम देश की जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्य है, अनेक भाषाएं हैं, विविधताएं में एकता है, वो उनकी बात करते हैं। आदरणीय राहुल जी की जो बात को तोड़ मरोड़ करके जो एक देश के अंदर कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं, उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात कही, इसको कहीं तोड़ मरोड़ नहीं किया गया। उन्होंने सिखों के बारे में जो बात कही, हिम्मत यादव जी, कहां पर दिक्कत है सिखों को बताइए ना। कौन सी, कभी कोई शिकायत आई, कभी कोई इंसिडेंट आया, कभी किसी ने कहा कि मुझे यहाँ पर पगड़ी पहनने में डर लगता है, हमें यहाँ पे कड़ा पहनने में डर लगता है? कौन से सिख ने कहा? कभी किसी ने तो नहीं कहा। तो आप विदेश की धरती पे जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं कि भारत में इस तरीके से माहौल खराब है। ये सारी चीजें जो है ना, राजनीति आप देश में कीजिए ना, बाहर में जाकर के जब आप कहते हैं तो देश की छवि खराब होती है, और इससे लीडर ऑफ अपोजिशन को बचना चाहिए। छवि तो तब खराब होती है जब देश का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाकर के ये कहता है कि 2014 से पहले देश के अंदर कुछ था ही नहीं। देश के नागरिकों की जिस मेहनत से देश को बनाया गया है, जो तमाम महान नेता हमारे पूर्वज नेता थे, जो हमारे पूर्वजों ने जिस कड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से सींच कर इस देश का निर्माण किया, क्या प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के उन सब लोगों का अपमान नहीं करते? चलिए ठीक है, तो आप आपकी बात का जवाब प्रोफेसर विदु रावल जी देंगे। विदु रावल जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात की है, और दूसरा जो सिखों को लेकर के जो उन्होंने बात की है, ये बात जो है मुझे लग रहा है कि इस बात पे जवाब मिलना चाहिए उन्हें कि किस तरीके से भारत में जो सामाजिक समरसता को, सामाजिक ताने बाने को आपने तोड़ने की कोशिश की है। विदु जी। मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक जी बिल्कुल आ रही। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का ये पहला आधिकारिक विदेशी दौरा था। वैसे अनधिकारिक तो वो बहुत सारे दौरे करते ही रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, लेकिन पहला जो है उनका एक आधिकारिक दौरा था। इससे पहले सांसद के रूप में या प्राइवेट सिटीजन के रूप में वो बहुत सारा जहर जो है, बहुत सारी नफरत पहले भी भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति और भारत की व्यवस्थाओं के प्रति जो है वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन आज के बयान के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग, कांग्रेस वाले बहुत मेहनत करके प्रयास कर रहे थे ये बताने के लिए कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, अब वो पप्पू नहीं रहे, ये इसके लिए कांग्रेस वाले बहुत प्रयत्न कर रहे थे। मुझे लगता है उनके सारे प्रयत्नों को एक झटके में राहुल गांधी जी ने फेल कर दिया, और ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी एक बेहद नफरती, विभाजनकारी और आलसी फूहड़ नेता है। जब मैं आलसी और फूहड़ नेता कहता हूं तो मैं उसके पीछे कारण है, ये बहुत शॉर्टकट अपनाया है। एक नेता वो होता है जो अपने आप को स्थापित करता है सकारात्मक बातें करके, लंबी देर तक लगातार निरंतरता से सकारात्मक सॉल्यूशंस लेकर आता है और उस पर प्रमाणिकता से लंबे समय तक बात करता है, वो नेता होता है। ये शॉर्टकट है, ये आलोचना, बुराई करना, किसी को भी लपेट लेना बड़ा आसान सस्ता काम है, किसी मर्जी की बुराई कर सकते हैं। ये जो साहब बैठे हिम्मत यादव जी, अगर इनको 10 मिनट मेरे बखान के लिए दिए जाए, मेरे लिए 15 मिनट तक मेरे को बिना जाने भी बुराई कर सकते हैं मेरी। मुश्किल काम क्या है? सकारात्मकता से राजनीति करना, प्रमाणिकता से। प्रधानमंत्री को सबक सिखाइए। एक मिनट बीच में नहीं, हिम्मत जी बीच में, हिम्मत जी मैं आपको टाइम दूंगा, हिम्मत जी मैं आपको टाइम दूंगा। हिम्मत यादव जी, डॉक्टर हिम्मत यादव जी मैं आपको टाइम दूंगा। बीच में मत बोलिए हिम्मत जी, बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूं बीच में मत बोलिए, बारी बारी से बोलिएगा। जी विदु रावल जी बात खत्म। कितनी बेकार और देश विरोधी बातें कोई कह सकता है, और मैं ये नहीं कहता कि कहां से बोला, चलो यही इसी पर आ जाते हैं, कहां से बोला। जिस देश के अंदर वो बैठे हैं थे ना,
जिस राष्ट्र के अंदर बैठे थे, उसके साथ हाल फिलहाल में हमारी एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हुई कि भारत का विरोध करने वाले वहां लोगों को संरक्षण मिलने लगा है। अमेरिका में बैठे पन्नू जैसे जो विभाजनकारी लोग हैं बोलते, बड़ा अच्छा लगता कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर गए थे, वहां पर बैठकर वो कहते कि अरे भाई तुम हमारे भारत के खिलाफ बोलने वालों को क्यों यहां पनाह देते हो। कनाडा और अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों में संरक्षण मिलने लगा है खालिस्तानी आतंकवाद वालों को, इस पर एक शब्द नहीं बोल पाए, बड़ी बुरी बात है। चीन के अंदर जाकर चीन के गुण गाना, चीन की भाषा बोलना, अमेरिका के अंदर जाकर चीनियों का बारे में बेहतर बातें बोलना। और हरदीप पुरी जी ने जो बात कही है ना, आज हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए कि इस राहुल गांधी को क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई है। देखो उन्होंने कहा, आपने एक पार्ट उसका पैकेज में चलाया, हरदीप पुरी जी ने जो कहा, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा मैं 60 साल से पगड़ी पहन रहा हूं, लेकिन केवल एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में जब मुझे और मेरे भाई बंधुओं को लिए पगड़ी पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, हमारी अस्मिता और अस्तित्व पर दिक्कत आई। वो कालखंड किसका था? राहुल गांधी जी के पिताजी को प्रधानमंत्री बनना था। वो कालखंड था जब वो कह रहे थे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। केवल एक बार, और कोई इस बात को नागरिक याद करके बताएं, हिंदू वो हिंदू नहीं है जो सिख नहीं है, और जो सिख नहीं है वो हिंदू नहीं है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी जो चौथे सरसंचालक थे, रज्जू भैया, वो कहा करते थे जो हिंदू नहीं है वो सिख नहीं है, और जो सिख नहीं है वो हिंदू ही नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार की एक जोड़, यानी हिंदू और सिख का विभाजन हो ही नहीं सकता। वो गुरुद्वारा साहब जिसके अंदर जो सिख हैं उनसे अधिक जो गैर सिख जिनको कह सकते हैं, वो जाकर हर रोज प्रतिदिन कीर्तन सुनते हैं, लंगर खाते हैं। मैं जब पटना जाता हूं तो पटना साहिब जाकर के आता हूं, बिना पटना साहिब गए मैं आता नहीं हूं। मैं जब भी जाता हूं पटना, मैं पटना साहिब होकर के आता हूं, और ये सबका ये हाल है। मुकेश जी, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है हमारा, दरबार साहब, बंगला साहिब बंगला साहब जाते हैं, हम स्वर्ण मंदिर जाकर आते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो ऐसी बात कह रहे हैं जो कि उनको हो सकता है एक सस्ती लोकप्रियता दे दें, लेकिन हिम्मत यादव जी के लिए बड़ा हिम्मत का काम छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे घटिया बयान के लिए डिफेंड करना, हिम्मत जी आपकी हिम्मत की दात है इसमें। बिल्कुल हिम्मत जी, आऊंगा आप दोनों को, लेकिन बड़े गौर से अनिल कुमार गर्ग जी बहुत ध्यान से आप दोनों को सुन रहे हैं और कुछ नोट भी कर रहे हैं। अनिल जी, क्या लगता है, कल भी आप हमारे साथ थे, यही चर्चा हो रही थी, आज फिर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही कि आज मुझे लगा कि फिर से चर्चा होनी चाहिए, खासतौर पे ये आरक्षण खत्म करने की बात जो उन्होंने कही, और ये सिख पर जो हमला किया है, क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मसले को? मुकेश जी, मैं आपके साथ अनेक चर्चाओं में रहता हूँ, बड़ी सार्थक चर्चा भी होती है। कभी कभी किसी पार्टी की जो मैं बात कहता हूँ उसका किसी पार्टी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन मैं अपनी बात को ठीक लगती है जो मुझे समझ में आता है मैं वो बात कहता हूँ। लेकिन आज जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हैं, और आज और कल जिस पे हमने की थी, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। ये चर्चा मैं करना नहीं चाहता। वजह क्या है? आपने अभी बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है कि राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनको ये जो जिम्मेदारी मिली है उनका एहसास उनको क्यों नहीं है? लीडर ऑफ अपोजिशन देश के प्रधानमंत्री जितना ही महत्वपूर्ण पद होता है। देश के प्रधानमंत्री की जितनी जिम्मेदारी है उतनी लीडर ऑफ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। कहीं से भी वो एक दूसरे के साथ कम नहीं होते, एक दूसरे के ठीक अपोजिट बैठते हैं संसद में, और जितना टाइम प्रधानमंत्री को मिलता है उसी हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलता है बोलने का। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो बात समझ नहीं पा रहे। आप सिखों की बात कर रहे थे, आप एक फैक्टर और छोड़ गए, पगड़ी तो भूल जाइए, कड़ा भी भूल जाइए। ये वो देश है जहां देश का सिख कृपाण लेके देश के वीआईपी एसपीजी सुरक्षा के साथ चलने वाले लोगों के साथ चलता है, कृपाण लेके, वो भी एक कृपाण नहीं, 3-3 फुट लंबी कृपाण लेके, जो जिस एसपीजी सुरक्षा के साथ कोई एक पेन लेके नहीं जा सकता तेज नोक वाला, वहां पे सिखों को कृपाण लेके आने की अनुमति मिलती है। ये वो देश है। और इस पर सवाल समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी को क्या हुआ। आरक्षण की बात करें, अभी तो वो खुद कह रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण कम मिलता है, जातिगत जनगणना कराओ, ओबीसी बहुत सारे हैं, ओबीसी को उसके हिसाब से हक नहीं मिलता, उनको हक मिलना चाहिए। तो आरक्षण को खत्म करने की बात कहां से दिमाग में आई? मुझे समझ में नहीं आता। देश में कुछ कह रहे हैं, वहां जाके कुछ कह रहे, क्यों कह रहे? और तीसरी बात जो सबसे बड़ा जो मुझे बुरा लग रहा, जिस सीटों को 99 सीटों को जीत के जिसके कारण वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, वो चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं। हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र हैं,
दुनिया हमारी तरफ देखती है जब भी लोकतंत्र की बात होती है। दुनिया हमारी मिसाल देती है हमारे लोकतंत्र के, हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्ष। बिल्कुल 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 गढ़ जी, और भी बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चलेंगे हिम्मत यादव जी के पास। और हिम्मत यादव जी से जो सवाल किए गए थे, हिम्मत जी बोलना कुछ कह रहे थे, आप जवाब भी दीजिए। और एक सवाल और मैं पूछूंगा कि यूसीसी का जिक्र राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? सारी चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने, आरक्षण खत्म कर देने की बात की, जाति जनगणना की बात की, चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, सिखों के बारे में कहा, लेकिन यूसीसी के बारे में पूछने पे भी नहीं कुछ कहा। हिम्मत यादव जी। मुकेश जी विधु रावल जी तो जिस प्रकार के आरएसएस के विद्यालय से आते हैं, उनकी तो मैंने बातें सुनी, और जिस प्रकार से उनका काम आरोप लगाते आए हैं, उन प्रधानमंत्री ने भी लगाए हैं, देश के गृह मंत्री ने भी लगाए हैं, और ऐसे परिवार पे लगाए जिन्होंने अपनी गालियां और इन सब चीजों को अपने अंदर संभालिया और कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। दूसरी बात, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं अनिल जी, मैं तो ये तो अपनी बौद्धिक शक्ति के साथ भी जो है न्याय नहीं कर पाए। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को गलत बयान को, गलत बात को, उनके गलत तथ्य को पेश करके, तरोड़ मरोड़ करके जो पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कब सिखों के बारे में कुछ बोला है? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी, मुझे गर्व है ऐसी पार्टी के ऊपर जिसने इस देश के एक माइनॉरिटी सेक्टर को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? इनको लज्जा नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने में। राहुल जी ने कब कहा? राहुल जी ने समानता, इस देश के अंदर जो एकता, अखंडता और समानता है, उसका उदाहरण देकर के बताया है कि आज देश के अंदर इस तरह का माहौल है, आज देश के अंदर विभाजनकारी। नहीं तो आपको इस माहौल का कहीं तो कोई उदाहरण मिला होगा ना हिम्मत जी? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने वाले लोग सत्तासीन है हिम्मत जी। आज उनके विचारों को और उनकी सोच के ऊपर राहुल जी ने प्रतीकात्मक बात कही है। किसने कहा राहुल जी ने, और कब कहा उन्होंने आरक्षण खत्म करने की? आरक्षण की लड़ाई राहुल जी ने लड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वही था, देश के अंदर मायावती ने जो विरोध किया है, मायावती करवा करके जिसकी जैसी भागीदारी उसकी वैसी हिस्सेदारी की राहुल जी ने पुरजोर आवाज उठाई है। और इस देश के अंदर आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा। उन्होंने ये बात कही है। ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश में कुछ कहते हैं, विदेश में कुछ कहते हैं। सकता जब तक इस देश के हर नागरिक को समान प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। आज देश के अंदर अडानी जो है, आज अडानी 8-10 साल पहले 208वें स्थान पे था, आज नंबर 3 के ऊपर है। हाँ तो क्या इसमें दिक्कत क्या भाई? अपनी मेहनत से कोई अगर नंबर 3 पे है, अरे कल आपकी पार्टी 2019 में जो है, आप अब लीडर ऑफ अपोजिशन का आपको नहीं मिला था, 44 नंबर थे, आज आप 99 पे हैं, तो इसमें क्या कहें, क्यों आ गया 99 आपको? वो जनता ने चुना है। हाँ तो वही बात है ना, तो उसने अपनी मेहनत से किया ना, चुना है। सभी आदमी को। यहाँ पे सारे बैंक, सारे देश की संपत्ति, सारे देश के रिसोर्सेज अपने मित्र के लिए न्यौछावर कर दिया। आज ये बात करते हैं आरक्षण, इस देश के अंदर आरक्षण को देने वाले लोग भी कांग्रेस है, इस देश को आजादी देने वाली भी कांग्रेस और इस देश के नागरिक हैं। ये आरएसएस के विद्यालय के लोग, इन्होंने देश के 2 टुकड़े करवाए, और अंग्रेजों की जो साजिश थी, दोनों मेहमान आपकी बात को सुनकर के हंस रहे हैं। मुस्लिम बनाएंगे और एक देश हिंदू रखेंगे, ताकि जो मुस्लिम देश होगा वो सदा हमारे साथ रहेगा। ये उन लोगों के साथ साजिश रही है, इन लोगों की। वाह, ये किस बात ये नई परिभाषा आपने बंटवारे की नई परिभाषा दी है आपने। राहुल गांधी जैसे बंटवारे की नई परिभाषा दी। राहुल गांधी जैसा परिवार ने इनके हाथ की तो उंगली नहीं कटी कभी। ठीक है हिम्मत जी, अब उनकी दादी ने, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी है। हाँ ठीक है, सारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए शहादत दी। ठीक है, चलिए प्रोफेसर विधु रावल जी देंगे, उसके बाद अनिल जी के पास जाएंगे। जी विधु रावल। पहली बात तो ये आरएसएस विद्यालय, कोई विद्यालय होगा जरूर, बहुत सारे आरएसएस नफरत और देश को बांटने की शिक्षा दी जाती है। हो गया, समय हो गया। हिम्मत जी आप प्लीज बीच में मानना सुनिए। अब सुनने में भी हिम्मत लगती है भाई, बोलने में हिम्मत नहीं लगती, सुनने में भी हिम्मत लगती है। हिम्मत रखिए थोड़ी, हिम्मत सिंह जी। देखिए बड़ी बात क्या है, आरएसएस विद्यालय की बात की। बहुत सारे विद्यालय जो है आरएसएस प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चलाता, लेकिन बहुत सारी आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाएं जो हैं, वो गीता भारती, शिक्षा भारती, इस प्रकार की बहुत सारे विद्यालय चलाती है। उनमें नहीं सही, किसी अच्छे से विद्यालय में पढ़ के अगर वो बात करते तो बहुत अच्छा लगता, और फिर वो इस प्रकार की बात ना करते कि आरक्षण इस खानदान की देन है। अगर वो एक बार बहस सुन लें, पढ़ लें, और गूगल पर भी अवेलेबल है, जिस समय आरक्षण को लेकर देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देश की संसदीय जो बहस है, उन बहसों को 2 साल तक लगभग जो है उस पर बहस अलग अलग समय पर होती रही है, और उसमें नेहरू जी का विचार एक बार पढ़ लें
तो उसके बाद इनको किसी और विद्यालय की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं आरएसएस छोड़ो, किसी विद्यालय में पढ़ो तो सही भाई। फिर कहते हैं अंगूठा देखो, मैं बहुत सारी और दूसरी बातों पर करना चाहता था बात, लेकिन ये हिम्मत जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, प्लीज आप सुनिए ना, बात सुनिए। अभी पिछले आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ और बोलोगे उसका भी जवाब मिलेगा। अच्छा, मैं आपको हिम्मत जी एक और जानकारी आज देता हूँ। 1,27,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर इस देश के अंदर इन्होंने, आधिकारिक तौर पर, शायद अनाधिकारिक तौर पर इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, 1,27,000 भारतीयों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान दी है। उनमें से एक दो कांग्रेसियों का नाम आप बता देना जिन्होंने जान दी है, एक दो का नाम बता देना, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरा, 13,500 भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से फांसी पर चढ़ाया। एक कांग्रेसी का नाम बता देना जिसको फांसी चढ़ी हो, एक कांग्रेसी का नाम बता देना। देखो, शेरों का इतिहास अगर शिकारी लिखेंगे ना तो शेरों को हमेशा यही बताएंगे, शेर बड़ा बदबूदार होता है। और जिनको हाथ में सत्ता सौंप कर गए थे और जिनको 2-2 जीवन कालखंड की काला पानी में देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, लगभग 1 लाख लोगों को, भारतीयों को, 1 लाख भारतीयों को काला पानी की सजा हुई। एक दो कांग्रेसियों का नाम बताना जिनको काला पानी भेजा गया हो कभी। खैर नहीं, इस पे बाद में करेंगे बात, आज के विषय पर सीधी सीधी बात करते हैं। देखो, देश के अंदर जो विपक्ष का नेता होता है ना, प्रतिपक्ष का नेता, उसको शैडो पीएम बोला जाता है। उसकी अपना जो है पीएम की एक छवि उसके अंदर दिखनी चाहिए। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, हमने वो इज्जत, वो सम्मान अर्जित किया। अटल जी के बारे में इस प्रकार की बात रही, लेकिन आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपसे अपेक्षाएं हमारी, आप सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं, भारतीयों की भी अपेक्षा अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए, क्या उनको पूरी कर रहे हैं? आप कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका जैसे यूनियन ऑफ स्टेट है, अलग अलग देश थे, इकट्ठे मिलकर अमेरिका बना दिया। इसको कह रहे भारत भी यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी देयर वाज नो आइडिया ऑफ इंडिया। भारत कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो राहुल गांधी जी, आप भी तो यूनियन ऑफ ऑर्गन्स हैं, आप भी कोई आदमी थोड़ी हैं। आपका हाथ है, एक हाथ का एक हाथ है, एक पैर है, एक सिर है जिसमें दिमाग नहीं है, एक नाक है, आंखें हैं। आप भी आदमी थोड़ी हैं, आप भी यूनियन ऑफ ऑर्गन्स हैं। अरे थोड़ा तो समझ की बात कीजिए। एक इलेक्शन कमीशन पर जो इन्होंने टिप्पणी की उस पर, और एक आरक्षण पर छोटी छोटी सी मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, पिछले 3 साल में, केवल पिछले 3 साल में 40 अलग अलग देशों की टीम्स, एजेंसीज भारत आकर भारत के इलेक्शन कमीशन किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करता है उसको सीखने के लिए आई हैं। अलग अलग 40 देश। और एक भारत का फूहड़ नेता जो है विदेश में जाकर कह रहा है कि भारत के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता है। अरे भारत, बीजेपी के बारे में 100 बात बुरी बोलो, विधु रावल के बारे में बोलो, तुम तो भारत की एजेंसी जिसके दुनिया में तो रिकॉग्निशन हो रही है। एक राहुल गांधी को तकलीफ है क्योंकि उसको कोई चुनना नहीं, प्रधानमंत्री बनाना नहीं पा रहा। भारत की जनता से और भारत से इस प्रकार बदला लोगे। एक दूसरी बात आपको बता दूं मैं, आप फ्री एंड फेयर की बात कहते हैं ना, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम बताता हूं, रिसेंट, पिछले नहीं, ताजे टीएन सेशन जो है अपने रिटायर होने के बाद कांग्रेस की टिकट पर लाल कृष्ण अडवाणी जी के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। एमएस गिल रिटायर होने के बाद 2004 से लेकर 2016 तक राज्यसभा के कांग्रेस में मेंबर बनाए हुए थे। आप इनसे निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं? ठीक है, कभी आप थोड़ा अध्ययन करेंगे ना तो आपको ये आरएसएस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप अपनी बात तथ्यात्मक तौर पर कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, एक बेहद निराशावादी, सर, आपका एक बेहद चिंतित व्यक्ति जो है भारत के बारे में बोल रहा है। आरक्षण के बारे में देखिए, आरक्षण कांग्रेस के लिए एक फांस है। कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण को स्वीकार नहीं किया। हाँ, वोट लेने के लिए कभी चुपड़ी बातें कभी क्यों, लेकिन कांग्रेस को यह पता है कि आरक्षण जो है, और जिस प्रकार से आरक्षण जब दिया गया था और जिन लोगों ने दिया उनके खिलाफ कांग्रेस खड़ी रही। बाबा साहब अंबेडकर को 2-2 चुनाव हरवाए थे नेहरू साहब ने। सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे हो जाते थे, कांग्रेस उसका समर्थन करती थी एक कैंडिडेट के नाम। 2-2 बार बाबा साहब अंबेडकर को किसने हराया, पता कीजिए। आरक्षण का जो स्वरूप है डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल उसको फ्रूटफुल नहीं होने दिया कभी भी मुकेश जी। आज देखिए, अधिकांश समय तक तो राहुल गांधी के खानदान ने राज किया ना। अगर वो कहते हैं कि भारत में अब भी असमानता है तो इसका अधिकांश ब्लेम, थोड़ा ब्लेम हमें दे दीजिए, लेकिन अधिकांश ब्लेम कम से कम अपने कंधों पर तो रखिए।
ऐसा तो नहीं था कि आपके समय जो व्यवस्थाएं थी सारी ध्वस्त हो गई, आपने भारत को सोने की चिड़िया बनाया हुआ था, राम राज्य आप स्थापित करके गए थे और जनता ने आपको सत्ता से रुखसत कर दिया और अब लाने को तैयार नहीं हो रही जनता, आपको 100 सीट भी देने को तैयार नहीं हो रही। कम से कम कुछ तो व्यवहारिक बात कीजिए, कुछ तो तथ्यात्मक व्यवहारिक बात करेंगे। छोटी सी टिप्पणी, मैं हिम्मत यादव जी के पास जाऊंगा, बहुत सारे सवाल चूंकि उन्हीं से हैं। गर्ग जी कुछ बोलना चाह रहे थे, छोटी सी टिप्पणी गर्ग जी की, उसके बाद हिम्मत जी की। मुकेश जी, अभी तो मैं राहुल गांधी जी के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन अब जो हिम्मत जी बोल रहे हैं कि देश का विभाजन आरएसएस ने कर दिया, आरएसएस थॉट ने कर दिया, तो मुझे लगता है पहले मुझे हिम्मत जी पे बोलना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता, या तो इनको इतिहास की जानकारी नहीं है या समझे नहीं। मैं हिम्मत जी से कहना चाहता हूँ, जो देश का विभाजन हुआ उस विभाजन पत्र पर साइन करने वाले 3 लोग थे। एक लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अंग्रेजी सरकार के लिए 6 प्रतिनिधि के रूप में थे। एक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना थे और एक कांग्रेस के प्रतिनिधि या यूं कहे हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। आप मुझे बताइए, इसमें से आरएसएस का आदमी कौन था? कौन सा आरएसएस का आदमी प्रतिनिधि बन के बैठा था कि आरएसएस का एजेंडा लागू करेगा? आप मुझे बताए ना, क्या जवाहरलाल नेहरू आरएसएस के आदमी थे? क्या जिन्ना आरएसएस के आदमी थे जो मुस्लिम देश लेके अलग हो गए थे? बल्कि अगर कहीं घटा हुई, कहीं गलती हुई तो नेहरू जी से हुई। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा उन्होंने किया देश का, कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार किया, तो कम से कम इस देश को हिंदू देश तो बनाते। क्यों नहीं बनाया जब आप हिंदुओं के प्रतिनिधि बनकर बैठे थे? तो आप कैसी बात करते हैं? और रही बात आरएसएस की, आपको एक बात तो पक्का मानना पड़ेगा, माने ना माने सारी दुनिया मानती है, जब भी देश में कहीं आपत्ति आई है, जब भी देश में कहीं समस्या आई है, आरएसएस के कार्यकर्ता सबसे पहले वहां खड़े हुए हैं। जब देश में आजादी का बंटवारा हुआ, जब मारकाट बची, तो उस समय भी आजादी के जो सेवक थे वो लोग स्वयं सेवक ही उनकी सेवा कर रहे थे। आप कैसी बात कर रहे हो? अब चलो गर्ग साहब ने भी अपने केरल के अंदर बाढ़ आई, वायनाड में राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाढ़ आई, सेवा करने के लिए कौन सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल के लोग मिले क्या? अभी कोविड के दौरान भी सेवा तो कर रहे थे। उड़ीसा के अंदर बाढ़ आई, कौन कर रहे थे? गुजरात के अंदर भूकंप आया, कौन सेवा कर रहे थे? बिल्कुल हमें सब नजर आ रहा है। नेहरू जी ने सम्मानित किया आरएसएस के स्वयंसेवकों को, और रिपब्लिक डे की परेड, रिपब्लिक डे की परेड के अंदर जो है और गर्ग साहब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले लोग कौन थे इस देश के संविधान? ठीक है सर, बारी बारी से बिद्दू रावल जी, हिम्मत जी का समझ आ गया था। ठीक है, इस देश की आजादी, बिद्दू रावल जी, हिम्मत जी का टर्म है। उसके खिलाफत करने वाले कौन लोग थे? दूसरा, बिद्दू रावल जी ने पूछा कि एक कांग्रेसी का नाम बता दो। मैं कहता हूँ आप एक आरएसएस का आदमी का नाम बता दो, आप एक आरएसएस के व्यक्ति का नाम बता दो जिसने शहादत दी हो इस देश के अंदर। एक माफी वीर आदमी था जो जेल गया और माफी मांग करके अपनी पेंशन बनवाई, उसने अपनी पेंशन बनवाई। वो आरएसएस के नहीं थे सर, अहमद जी वो आरएसएस के नहीं थे, वो आरएसएस के नहीं थे। मुकेश जी वो ये बता दें कि आरएसएस के थे? आपसे जो पूछा गया है वो पहले उसका जवाब दीजिए ना। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के नहीं थे? नहीं, कांग्रेस के कोई नहीं थे, आप मान गए आप? कांग्रेस, सारा देश ही कांग्रेस, जो देश के अंदर जो आंदोलन लड़ रहे थे, आजादी का आंदोलन, सारे कांग्रेस के लोग थे। अब नाम तो बताइए सर, नाम तो बताइए। देखिए इतिहास, इनके गोलवलकर भी कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के षड्यंत्र में आकर के और इस देश की आजादी आंदोलन का जो है इन्होंने हिम्मत जी आरएसएस का अनुशासन, उसकी तारीफ, देशभक्ति की तारीफ महात्मा गांधी ने किया। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कांग्रेसी थे? हिम्मत सिंह जी, क्या भगत सिंह कांग्रेसी थे? किसने कहा भगत सिंह कांग्रेसी थे? भगत सिंह को आप लोग फोटो लगा लेते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के थे वो। भगत सिंह सोशलिस्ट थे। इस देश के अंदर जो है करोड़ों लोगों ने आस्था जताई। भगत सिंह को आपने कहा कि भगत सिंह कांग्रेसी नहीं थे। इनका आरएसएस का आदमी बताइए ना जी। आप पहले ये स्वीकार कर लीजिए, आरएसएस का आदमी ये बताएंगे ना। आप स्वीकार कीजिए ना, आप पहले स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति। एक मिनट, इनकी बात का जवाब देने दीजिए मुकेश जी। ये बीच में ना बोले, मैं बोला नहीं ना, आराम से सुन रहा था। बोलिए। दूसरी बात, विदु राहुल जी, एक नेता के प्रति आप फूड जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पता है आपको कब मिली? और फिर वो उस पर चर्चा, बेकार की चर्चा। हिम्मत यादव जी, राहुल गांधी जी विदेश बड़ी यूनिवर्सिटियों से जो है वो ग्रेजुएट है। हाँ, डिप्लोमा लेके आए बात करते हैं सर। और आप कहते हैं राहुल गांधी जी, जो आपने बात कही चुनाव आयोग की,
चुनाव आयोग के अंदर पहली बार जो सवाल पूछा गया उनसे उसका जवाब नहीं दिया आपने पहली बार 1 घंटे के बाद में जब वोटिंग खत्म होती है उसी दिन शाम को बताया जाता है कि कितनी टोटल वोट्स पड़ी है। ऐसे नहीं होता कि आप 3 दिन बाद जाकर के वोट्स की संख्या बताएंगे विजय राहुल जी। और दूसरी बात आपने टीएन सेशन की कही, टीएन सेशन के ऊपर वर्ल्ड के अंदर स्टडी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध चलिए, जो सवाल पूछा हिम्मत यादव जी, जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। फिर भी जो सवाल पूछा गया तो उसका जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग का जो मूलभूत चीजों की जो बदलाव उन्होंने किया, आज भी देश उसका ठीक है। चलिए, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे पास समय की कमी हो रही है। तुरंत मैं विदु जी के पास जाऊंगा, फिर छोटी सी टिप्पणी में गर्ग जी से लूंगा, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। जी विदु जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग आरोप लगाएं उन आरोपों में कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ये सरकार कुछ ना कुछ तो कमियां छोड़ती होगी। लेकिन आप जब फुहड़ता की बात करें, डिंपल यादव अभी आपके पैकेज में कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है, गलत कह रही थी। गाय को खोल लेंगे, ये बयान सुने थे ना आपने चुनाव के अंदर। ऐसा नहीं चलता हिम्मत जी, अच्छी डिबेट मच्छी बाजार में नहीं आया, डिबेट करना है। सुनिए, और थोड़ा सा समय वैसे रह गया। महिला सुरक्षा के बारे में वो डिंपल यादव कह रही हैं, जिनके संबंधित लोग जो हैं, चाहे अयोध्या के अंदर जो है वो दुष्कर्म कर रहे हैं, चाहे खुद कन्नौज के अंदर दुष्कर्म कर रहे हैं, और इनके मुंह में दही जमी हुई है उनके प्रति। आज भी मैंने देखा कि लखनऊ और गोंडा के अंदर नाबालिगों का बलात्कार हुआ है, उनके प्रति क्यों नहीं? क्योंकि सर हमारे पास समय की कमी है विदु जी, हमारे पास समय की कमी है। वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। 10 सेकंड में गर्ग जी, 10 सेकंड केवल। मुकेश जी, बड़े दुख की बात है, यहाँ पे चर्चा कहां से कहां ले आ रहे हैं। ये वीर सावरकर के बारे में ऐसी बात कर रहे हिम्मत जी। मैं आपको एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी को भी करीबन 10.5-11 साल जेल में बिताया। और सर इतिहास में जाएंगे तो काफी चीजें खंगालनी पड़ेगी, उसके लिए समय चाहिए और समय हमारे पास नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गर्ग जी आपका, हिम्मत यादव जी आपका, और प्रोफेसर विदु रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस चर्चा में आप जुड़े और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ भी साझा की। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जिस तरीके से भारत पे हमला कर रहे हैं, हालांकि कह तो वो बीजेपी के खिलाफ रहे, मोदी के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर वो हमला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और खासतौर पे सिख समुदाय के खिलाफ जो डर के वातावरण की बात उन्होंने अमेरिका में की है, वो भारत में, विदेश की धरती पर भारत की पगड़ी उछालने से कम नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।